मेरे सभी विद्यार्थी जो इस वक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा दिए हैं, निबंध का पेपर कर लिए होंगे। जी हां, हर वर्ष की तरह इस बार भी मेरे पूर्ववर्ती एथिक्स के लेक्चर से ही कई सारे निबंध आए हैं, जिसमें सबसे पहला ही निबंध है कि सत्य किसी रंग को नहीं जानता। याद करिए, यह मैंने कहां पढ़ाया है। इसके अलावा ही मैं बात करूं तो फेसबुक पर भी मैंने 2022-23 के आसपास यह सत्य पर लेख लिखा था। उसके अलावा जब भी फेसबुक पर मैं कुछ लिखता हूं तो कई विद्वानों द्वारा कमेंट्स होता है, तो उस कमेंट्स को भी मैं इस वाक्य से काटता हूं कि सत्य कभी भी बहुमत सापेक्ष नहीं होता। खैर, फिलहाल वह निबंध सीधे सीधे पहले ही क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया है 1000 से 1200 शब्दों के बीच में। तो मैंने आपको यह एस्से या निबंध एथिक्स में कहां पढ़ाया है, जरा याद करिएगा। क्या आपसे यह निबंध नहीं हो पाएगा? अगर जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े हैं, यही नहीं जो भी अन्य निबंध है उनकी मैं बात भी कर रहा हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। याद करिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको वेस्टर्न थिंकर्स में पढ़ाया है कि जब सोफिस्टों को पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था कि सोफिस्टों ने सत्य को सापेक्षिक माना है। मैंने बताया था उसमें उदाहरण देकर कि सुंदरता देखने वाले की आंखों पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद इसी की आलोचना में आगे चल, उसी में मैं अपनी पत्नी का भी उदाहरण देता हूं। आगे चल करके सुकरात ने सोफिस्टों की बातों का खंडन किया और उन्होंने सत्य को निरपेक्ष माना। जी हां, आपको एक अच्छा बिंदु मिल गया सत्य को निरपेक्ष साबित करने का, यानी सत्य किसी रंग में रंगा नहीं होता है, वो हमेशा से निरपेक्ष होता है। फिर इसके अलावा मैंने गांधी में इसे पढ़ाया है। फिर उसके अलावा वर्च्यू एंड वाइसेस, सद्गुण और दुर्गुण पढ़ाते वक्त जहां पर मैंने सत्यवादिता को पढ़ाया है, न्याय को पढ़ाया है, दुर्गुणों में कामुकता पढ़ाया है, प्रेम पढ़ाया है, इन सब में भी मैंने इस विषय को बारीकी से कवर किया है। और इस बार भी हर वर्ष की तरह सभी एसेस मेरे पढ़ाए गए टॉपिक से ही आए होंगे। जो भी लड़का फिलोसफिकल अप्रोच का होगा, मेरी क्लास नियमित लिया होगा, चाहे उत्तर प्रदेश उर्दू IAS एकेडमी का हो या फिर मेरे द्वारा जिन निजी कोचिंगों में पढ़ाया गया है उनका, बिल्कुल सॉल्व कर लिए होंगे। खैर, फिलहाल इस एस्से को हम लिखेंगे कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। मेरे विद्यार्थी तो हर हाल में इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। अगर देखा जाए तो दर्शन में सत्य की खोज हमेशा से ही केंद्रीय विषय रहा है। इस लाइन से शुरू कर सकते हैं, या इसके पहले अगर कोई कोटेशन देना है तो महात्मा गांधी वाला वह कोट लिख लेंगे जहां पर मैंने बताया था कि सत्य किसी बहुमत के सापेक्ष नहीं होता। और सत्य पे जो मैंने लेख लिखा था उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो यह कोटेशन महात्मा गांधी का देने के बाद आप सीधे क्रमिक और व्यवस्थित रूप से इस लाइन से ही स्टार्ट करेंगे कि दर्शन शास्त्र में सत्य की खोज हमेशा से ही केंद्रीय विषय रहा है। यह वाक्य सत्य की सार्वभौमिकता, निरपेक्षता और उसकी शुद्धता की ओर संकेत देता है। जी हां, मैंने यही चीज पॉइंट लिखा, उसी को देख करके थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन को से जब आप आरंभ करते हैं तो निश्चय ही निबंध की शुरुआत अच्छी होगी। फिर उसके बाद आप सीधे सत्य के दार्शनिक स्वरूप पे आ जाएंगे और दार्शनिक रूप से इसे कैसे साबित करेंगे, तो बस वही जो मैंने सुकरात में पढ़ाया है, थीसिस, एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस की अवधारणा। फिर उसके अलावा आप उसको जोड़ते हुए यह लिखने का कोशिश करेंगे कि यह सत्य हमेशा से ही निर्विकार रहा है, निराकार रहा है और इसे सर्वव्यापी माना गया है। इसका कोई अपना रंग यानी पक्षपात, पूर्वाग्रह या संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सत्य किसी रंग को नहीं जानता। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि रंग यानी यहां पर यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है पक्षपात के लिए, पूर्वाग्रह के लिए, वह संकीर्ण दृष्टिकोण के लिए। इस लाइन को अगर समझ गए हैं तो दार्शनिक बातों को लिख ले जाएंगे। फिर इसी में एक और लाइन दार्शनिक दृष्टिकोण में ही ऐड कर देंगे। क्या है यह कि सत्य एक ऐसा दर्पण है जो बिना किसी रंगत के प्रतिबिंबित होता है। कितना ही सुंदर मैंने ये वाक्य रचना किया है और इसी को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश वाले भी इसको इसी रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप सत्य को ऐतिहासिक संदर्भों से दिखाने की कोशिश करेंगे, पौराणिक उदाहरणों से लेंगे। तो सबसे पहले आप पौराणिक ले लेंगे, इसमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी को ले लेंगे। भगवान राम हमेशा सत्य की तलाश में ही लगे रहते थे, उसको ले लेंगे। फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण को रखेंगे आप, उसमें आप किसको लिख सकते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को लिख सकते हैं, नेल्सन मंडेला के आंदोलन को, रंगभेदी नीति को लिख सकते हैं। तो इस रूप में ऐतिहासिक संदर्भ ही आपके 50-60 के हो जाएंगे। दर्शन वाला शब्द आपका 100-150 का हो गया, फिर उसके बाद ऐतिहासिक वाला पार्ट आ गया, फिर उसके बाद सामाजिक संदर्भों में इसे दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि समाज में देखा जाए तो जाति धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता चला आ रहा है, किंतु यह सारे भेद संकीर्ण है। यदि देखा जाए तो सभी मानवों में एक जैसे रक्त का प्रवाह हो रहा है। अगर किसी को चोट पहुंचाई जाती है तो एक जैसा दर्द होता है। सभी समाजों में अधिकारों की मांग हमेशा से ही रही है और हर समाज अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे का पूरक मानते हुए चला रहा है। बिल्कुल सामाजिक संदर्भों में इसको लिख ले जाएंगे। फिर उसके अलावा आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी
देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करिए, हल्का सा जो मैंने इधर लिखा साइड करिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आप किन चीजों को लिख सकते हैं, इसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि विज्ञान की प्रगति का मूल आधार ही सत्य है। जैसे कि विज्ञान में कौन सी बातें पाई जाती हैं, तो इसमें पाया जाता है ऑब्जर्वेशन, इसमें पाया जाता है हाइपोथेसिस, इसमें पाया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें पाया जाता है कंक्लूजन। जी हां, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके वैज्ञानिक तथ्यों का परीक्षण करते हैं। और जब कोई वैज्ञानिक बिना किसी पूर्वाग्रह के परीक्षण करता है तो वह अपने उद्देश्य में सफलता हासिल करता है। यदि सत्य की सत्ता है तो जिस विषय में सत्य की वह तलाश कर रहा होता है। फिर इसके बाद इसको आप और आगे लेकर के जा सकते हैं वैज्ञानिक प्रमाणों को, जैसे कि मध्यकाल तक अलग अलग जाति धर्मों में ब्रह्मांड को लेकर के अलग अलग स्वरूप को, ब्रह्मांड के स्वरूप को अलग अलग रूपों में बताया गया है। पृथ्वी को अलग अलग रूपों में बताया गया, किसी ने इसको ईश्वर के द्वारा बताया है, किसी ने धरती को चपटा बताया है। लेकिन गैलीलियो जैसे विद्वान इन्हीं वैज्ञानिक आधारों को लेकर के सत्य का परीक्षण किए और धरती के वास्तविक स्वरूप को बताए। और आज मानव समाज इतना प्रगतिशील बना है तो वह इन्हीं वैज्ञानिक कारणों की वजह से बना है। निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा पॉइंट मिल गया। फिर आप उसको राजनीतिक रूप से भी प्रमाणित कर सकते हैं या अन्य वर्तमान संदर्भों की प्रासंगिकता को भी ले सकते हैं इसकी। जैसे उदाहरण के तौर पे वर्तमान में सोशल मीडिया के आ जाने से या फिर एआई के आ जाने से कई तरीके की फेक वीडियोस आ रही हैं, कई तरीके की फेक फोटोज आ रही हैं, तो उनको भी किसी न किसी रूप में आप सत्य की ऑब्जर्वेटरी मेथड से परख सकते हैं। एंड सो ऑन। बहुत सिंपली मैंने जल्दी जल्दी बताया। इसी चीज को आपको विस्तारित कर देना है 1000 से 1200 शब्दों में, क्योंकि इस वक्त मैं क्लास में तो हूं नहीं, एक सिस्टमेटिक आपको लिखवाऊं। यहां पर मैंने जो चीज बताया है इन्हीं बातों को लेते हुए चलिए शुरुआत कहां से करना है, जहां से मैंने बताया। तो फिर अगले एसेस को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर लेकर के आते हैं अगले एसेस को। तब तक के लिए धन्यवाद।